ये शुरू कर रहे हैं हम लोग। शुरू करेंगे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का है, वन लाइनर है, एनसीईआरटी का है। तैयार रहेंगे। अब प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से मैंने वीडियो डालूंगा। आप इसे अच्छा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हम कंटिन्यू इसे करेंगे और वो भी ऐड करके 11 घंटा का वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करते रहें। आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं हैं, ये आप जानते हैं। आप मेरे बिना चल सकते हैं लेकिन मैं आपके बिना नहीं चल सकता, ये आप भी जानते हैं। अगर फॉलो करना है तो आप अपने वास्तविक जीवन से फॉलो करें, आपकी सिचुएशन से फॉलो करें। आप अपनी सिचुएशन में किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो वो सीखना है। किसी दूसरे की बातों में नहीं ध्यान देना है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो पहला हम जो प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा ये फास्ट चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन बनते तो हैं, कभी-कभी पूछ देते हैं। ठीक है, बिहार एसएससी से संबंधित प्राचीन भारत से थोड़ा पूछ देता है, ठीक है ना, क्योंकि प्राचीन भारत बिहार से जुड़ा हुआ है थोड़ा। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, मतलब क्रोनोलॉजिकल, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, क्या कहते हैं उसे, इतिहास कहते हैं। आपसे अगर पूछेगा कि इतिहास क्या है भाई, तो हम बोलेंगे इतिहास तो वही है कि किसी व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में या देश से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण घटना घट रही हो, या सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ राजा महाराजा की कहानी हो, या तथ्य की बात हो, या जमीन से खोद कर निकालने की बात हो, उसके काल और समय चक्र की बात हो, विवरण की बात हो, उसे ही इतिहास कहते हैं, है ना। और इसी इतिहास को कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, कालक्रमिक विवरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये अपना अपना इतिहास के बारे में सब लोग दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बताएंगे किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हम किसे कहेंगे, हेरोडोटस को कहेंगे। और भी जानकारी लेते हैं और सवाल बनते हैं। सिंपल सवाल है कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। जैसे पिता माना जाता है हेरोडोटस को, वास्तविक पुस्तक हिस्ट्री से संबंधित तो हम जानते हैं रजत रंगनी को। क्यों रजत रंगनी को मानते हैं? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो कश्मीर के राजा से संबंधित है, उसके प्रशासन क्षेत्र से कश्मीर का पहले कैसा था, तो ये है। और रजत रंगनी के बारे में चलिए हम बता देते हैं। ये कल्हन द्वारा लिखा गया है, ये जान लीजिए। और ये जो कल्हन द्वारा लिखा गया था 1148 में, ऐसे डेट बताया जाता है, ठीक है, द्वारा रचित यह ग्रंथ माना जाता है। और एक और चीज ध्यान रखना होगा कि ये कश्मीरी ब्राह्मण द्वारा जो है संस्कृत पद में लिखा गया था। अब मान लीजिए उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, तो उसे आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के पता है मौर्य काल से पहले की बात कर रहा है, याद रखिएगा। मौर्य समय नहीं याद रखिए, मौर्य काल से पहले की बात हो रही है। तो हाथ सिक्के अगर किसे कहते हैं, जिसपे उत्कीर्ण रूप से कोई प्राचीनतम सिक्के होंगे, धातु से टुकड़े टुकड़े बनाए होंगे, उसपे जिसमें मोहर लगा होगा, याद रखिएगा। पंचमर्क मार्क कॉइन कहा जाता है उसे, कोई मोहर मारा रहता है उस सिक्के पे, धातु पे, ठीक है, उसी को कहा गया आहत सिक्के। अब देखिए आहत सिक्के की बात हो रही तो सिक्के के अध्ययन की बात कहे तो सिक्के के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्के को अध्ययन करिएगा, सिक्का में मुद्रा, मुद्रा को ही सिक्का कहा जाता है, पैसा कहा जाता है, तो मुद्रा और ज्ञान लीजिएगा तो शास्त्र हो गया। अब इसी को पूछ देता है कभी कभी कि सिक्कों के अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब पूछ देगा किसे कहते हैं, तो हो सकता है मुद्रा शास्त्र के जगह पे इंग्लिश में दे दे, तो क्या बोलेगा, इसे याद करने का बहुत अच्छा। अब न्यू है, पैसा होगा तो मान लीजिए कोई पहले पहले पैसा हुआ होगा, अध्ययन किया होगा, तो उसके लिए तो न्यू होगा, तो न्यू है, ठीक है। अब उसमें क्या करिएगा, न्यू रहेगा, देख के आपको मिस करिएगा उसके, अरे यार ऐसे भी पैसे होते थे, मिस करिएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए पैसे का मिस करिएगा, सोचिएगा मैटिक, फिर क्या करिएगा, मैट्रिक्स कर दीजिए। मैट्रिक्स मतलब कोई भी सामान खरीद नहीं सकते हैं, पैसा रहेगा ही नहीं, तो है ना, तो इसलिए न्यू मिस मैट्रिक बोल दीजिए। मतलब न्यू मिस करिएगा तभी तो मैट्रिक होगा, तो न्यू पैसा रहेगा तो मैट्रिक होगा। तो न्यू मिस मैट्रिक मतलब सिक्कों के अध्ययन, और सिक्कों का अध्ययन करिएगा तभी तो नया नया मैट्रिक सामान खरीदेगा, तो भाई पैसा नहीं रहेगा तो मिस करिएगा, और नया चीज रहेगा तो और मिस करिएगा, तो न्यू मिस मैट्रिक। बस, कैसा लगा ये बता सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको, डॉक्टर प्राइम रोज के लाइफ में तकलीफ नहीं आया होगा? आया होगा, वो भी लड़े, और वो लड़े
कैसे लड़े? तो भारत में जो प्राग ऐतिहासिक खोज है उसका प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से तो खोज रहे होंगे। ये जो हम किताब में आज इनका नाम पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं इनका पीछे तो कुछ न कुछ तो मेहनत होगा, ऐसे ही तो नहीं हो गए। तो कहीं न कहीं ये ईश्वर का साथ और थोड़ा मेहनत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, थोड़ा मत बोलिए, तो मेहनत तो कुछ तो हुआ होगा, याद रखिएगा। तो भारत का अगर प्राग के इतिहास का खोज का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर प्राइमरोज। अब ये खोज शुरू किए तो बहुत लोग शुरू कर दिए, तभी तो भारत में खोज के साथ-साथ मिल रहा है, अभी तक हो रहा है ना? समझ गए। ये थोड़े से तरीका मैंने बदला है, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित एक पुस्तक है, कौन-सा पुस्तक है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। अब जो ये व्यक्ति हैं, वो लिखे हैं तो किनकी कृति? कृति मतलब कौन लिखे हैं? तो स्टुअर्ट पिगगट जी। अब स्टुअर्ट पिगगट जी हैं, अब भारतीय प्राग इतिहास का अध्ययन किए हैं और लिखे हैं, तो कहीं न कहीं बेचारे पढ़े होंगे, कहीं न कहीं ये भी मेहनत किए होंगे, तभी तो ये पुस्तक लिख पाए। और कौन-सा पुस्तक लिखे? प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखे हैं, समझ गए? मतलब इंडिया के बारे में था तो इंडिया तो लगेगा ही। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया की अगर बात करें, प्री माने प्राचीन, तो याद रखिएगा इसकी कृति किनकी लिखी हुई है? तो ये लिखे हैं स्टुअर्ट पिगगट। सोचिए, भारत के प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन से संबंधित लिखे हैं किताब। चलिए अब बात करते हैं चीनी यात्री की बात करते हैं। चीनी यात्री भी बेचारे आते हैं, तो चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चीनी लोग जो है ना भारत के बारे में अपना शब्द में बोलेंगे इंतु। इंतु जी है, इंतु, इंतु है, भारत हमारा इंतु है, समझ गए? तो चीनी यात्री आए भाई, अब चीनी का चॉय 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 रहता है, आवाज साउंड रहता है, कुछ भी रहता है कि नहीं? तो चीनी का चीनी शब्द रहता है, चीनी जैसा रहेगा, चाय चूँ करते रहता है, पता नहीं चलता है। तो भाई वो अपने शब्द में बोला, क्या बोला? इंतु लिख दिया। अब देखिए उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों का मतलब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अभिलेख। अभिलेख लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम लिखेंगे अभिलेख शास्त्र लिखेंगे, जिसे हम एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, एपिग्राफी बोलते हैं, आप जो बोल सकते हैं। तो याद रखना होगा कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम बताएंगे अभिलेख शास्त्र कहते हैं। हो सकता है अभिलेख शास्त्र के जगह पे एपिग्राफी दे दे, तो एपिग्राफी बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर हम बात करें तो लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। तो पूरा लिपि, ठीक है, विद्या कहा जाता है। क्लियर हो गए? तो लिपि के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। अब लिपि के विकास कीजिएगा, अब विकास के अध्ययन को करिएगा, ग्रोथ करने की बात हो रही है, तो भाई पूरा लिपि पढ़िएगा ना जी, पूरा लिपि की विद्या कहिएगा ना जी, बात खत्म। इतना सोचना क्या है, सब याद होगा, बस सुनते रहिए आप लोग। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है किस अभिलेख से प्राप्त है? अब अभिलेख शास्त्र के बारे में हम पढ़े, एपिग्राफी के बारे में पढ़े, तो उसमें भारतवर्ष को किस नाम से जाना जाता है, उसका उल्लेख क्या है, कहाँ मिला है, किस अभिलेख में मिला है, यही पूछता है ना। तो हम बताएंगे हाथी गुफा अभिलेख से मिला है, भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिला है सर्वप्रथम। भारतवर्ष का जैसे शब्द बोलेगा हम बोलेंगे हाथी गुफा अभिलेख, ठीक लगाइएगा। अगर आपसे पूछे कि प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, तो हम बताएंगे BN कौन है? स्मिथ जी हैं। इसमें सोचना क्या है? तो हम बताएंगे प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, तो VN स्मिथ जी ने किया था। चलिए ये भी बात सही है। और जानकारी हम लोग लेते हैं, और जानकारी ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो हम बताएंगे अच्छा भाई, हमको अब तो इतिहास की बात हो रही है और प्राचीन इतिहास इतना फेमस है, अब इसमें हमको जानने के लिए तो कुछ न कुछ तो उपाय करना होगा, कोई ना कोई तो स्रोत होगा। कैसे पता चलेगा कि प्राचीन इतिहास का बात है भाई? लिखा गया है तो इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं है कि नहीं? तो पता लगाने के लिए, खोज करने के लिए चाहिए ना कुछ। तो स्रोत में धार्मिक ग्रंथ हैं आपके पास, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, आपका पुरातात्विक साक्ष्य हैं तथा विदेशी विवरण हैं। समझ गए? मतलब विदेशी जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग धार्मिक ग्रंथ से पता चलता है, ऐतिहासिक ग्रंथ से पता चलता है, पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है जो हमारा खोजा गया है, जैसे हड़प्पा में हम लोग का है, विदेशी जो विवरण होते हैं उससे हम लोग को मिला है।
यही याद रखिए। तो हमारे भारतीय प्राचीन का इतिहास मिलता है। अब जैसे अशोक बनाया तो उससे पता चला कि नहीं, धार्मिक ग्रंथ से पता चला हम लोग का, ऐतिहासिक जो ग्रंथ है हमारा वो उससे पता चलता है। चाणक्य जो है, देखे होंगे चाणक्य लिखे थे अर्थशास्त्र, उनसे पता चलता है। ऐसे हम लोग बोल देंगे। ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? सोचिए, ब्रह्मलिपि होता है, खरोष्ठी लिपि होता है, पढ़े हैं ना? तो ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? कौन ऐसे विद्वान थे? देखिए, वैज्ञानिक साइंस के लिए, विद्वान इतिहास के लिए, ऐसे याद रखिएगा। तो ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ाया? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ाया। विद्वान हो या वैज्ञानिक हो, कोई ऐसा नहीं दिक्कत है, याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप ने। तो ब्रह्मलिपि को पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे अवश्य बता सकते हैं, जेम्स प्रिंसेप। कब? समय काल? तो 1837 ईस्वी में। कब? 1837 मतलब 1837 में। ये बात हो गई। तो ये भी बात पढ़ लीजिए, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो हम बताएंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का, प्राचीनतम ग्रंथ है ना वेद, वेद तो आप जानते हैं, उसका संकलन करता मतलब जो रचयिता हैं कौन है? तो वेद व्यास जी। पूरा नाम इनका क्या है वेद व्यास जी का? तो महर्षि, ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन अलग कर दिएगा, द्वैपायन वेद व्यास, यही नाम है। चलिए, क्लियर हो गए। और भी बात करते हैं। अगर पूछे पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन? तो हम बोलेंगे मनु जी हैं। कौन मनु जी हैं? तो वैवस्वत। कौन है? वैवस्वत मनु जी हैं। वैव अलग कर दीजिए, शवत अलग कर दीजिए, वैवस्वत मनु जी हैं। ऐसे मनु जी डायरेक्ट आता आंसर। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। तो वायु पुराण जब पढ़िएगा ना तो गुप्त वंश के बारे में आप जानिएगा। और गुप्त वंश के बारे में ऐसे भी हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्त वंश के राजा कौन थे। और दोनों का, गुप्त वंश और शुंग वंश दोनों का नाम आता है, हम याद रखिएगा। तो वायु पुराण जैसे आएगा तो हो सकता है ऑप्शन में गुप्त वंश ना रहे, शुंग वंश रहे, तो शुंग वंश टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर बात करें, जो कि कौटिल्य किनका नाम है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किनका नाम है? चाणक्य का। तो चाणक्य का 3 नाम हुआ, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और हमारा चाणक्य जी, हो गए ना? तो वो क्या लिखे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है किस वंश का इतिहास लिखे हैं? तो मौर्य वंश का इतिहास लिखे हैं। उसके अर्थ मतलब पूरा जो बताया गया है कि मौर्य वंश कैसे है, कैसे बना है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास अगर पूछे किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, जैन धर्म का जब शुरुआत हुआ, उसके पता कैसे चलेगा? तो हम बताएंगे कल्पसूत्र से पता चलेगा। कल्पसूत्र से पता चलता है, वो ग्रंथ है कल्पसूत्र। अब ये बता सकते हैं कल्पसूत्र किसने लिखा? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, करिए। तो देखिए, इतिहास हिस्ट्री की बात करते हैं। जब हम पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे तो सब बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इतिहास की अगर बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भाग में बांटा जाता है। अब इतिहास को हम पढ़ रहे हैं और वही प्राचीन इतिहास को, तो हम तो जानते हैं प्राचीन पढ़ेंगे, मध्य पढ़ेंगे और आधुनिक पढ़ेंगे। अब लेकिन प्राचीन में भी बांटा हुआ है। कैसे में? प्राग ऐतिहासिक काल में बांटा हुआ है, ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल में बांटा हुआ है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं इसे, और ऐतिहासिक काल में बांटा हुआ है। तो ये 3 भाग में। अब 3 भाग में कब से कब तक समय पूछेगा? बताएंगे मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक की बात कही गई है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा, प्री हिस्ट्रिक पीरियड में बोलिएगा। और आद्य ऐतिहासिक में क्या आएगा? 3000 से लेके ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक आएगा। मतलब 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व बोलेंगे। और ऐतिहासिक में तो भाई 600 ईसा पूर्व से आगे की बात कही गई है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ से साक्ष्य मिलेगा? तो पूरा तात्विक साक्ष्य खुदाई उदाई से मिला है, उसी से पता चलता है, और कुछ नहीं पता चला गया, ठीक है। क्लियर नहीं है कि कैसे हुआ है, बस इतना जान लीजिए। मतलब लिखित नहीं है प्राग ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु अपठनीय, पढ़ा नहीं जा सकता उसे, तो अभी तक पढ़ा उतना नहीं गया है। अब ऐतिहासिक काल की अगर बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल जो है पूरा तात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो ऐतिहासिक में तो आपको दोनों आएगा, साक्ष्य भी मिलेगा खोजकर, याद रखिएगा, और इसमें साहित्य के बारे में, साहित्य के माध्यम से मतलब ग्रंथ के माध्यम से पता चलेगा, बस इतने याद रखिएगा। तो साहित्यिक
दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्रा सतवाहन वंश से संबंधित है। तो आपसे पूछिएगा कि अच्छा भाई आंध्रा सतवाहन वंश से संबंधित आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन से पुराण चलते थे, तो मत्स्य पुराण चलते थे। तो मत्स्य पुराण जो लिखे जाते थे वो किस वंश के समय की बात करता है, तो आंध्रा सतवाहन वंश की बात करता है। ठीक है, सतवाहन वंश की बात करता है। अगर आपसे पूछे विष्णु पुराण की बात करेगा, जैसे वायु पुराण गुप्त वंश और शुंग वंश से है, उसी तरह विष्णु पुराण था तो विष्णु पुराण संबंधित है मौर्य वंश से, क्योंकि उस समय वैष्णव की पूजा होने लगी थी, विष्णु की पूजा होने लगी थी। उसी तरह मत्स्य पुराण उस समय बताया गया था, आंध्र सतवाहन वंश के समय था। तो यहाँ पे आप बताइए कि खरोष्ठी लिपि जो है किस प्रकार की जो है लिखी जाती है, या किस प्रकार लिखी जाती है, यही सवाल है। या किस तरह वो लिखेंगे खरोष्ठी लिपि को, तो हम बताएंगे दाएं से बाएं लिखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है, तो आप बताइएगा दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसी में लेफ्ट टू राइट है, तो राइट टू लेफ्ट क्या लिखा जाता है, अगर जवाब देना चाहते हैं दीजिए। इतने इतिहास पढ़ते आ रहे हैं तो आप जरूर दीजिएगा कौन सी लिपि है जो कि राइट टू लेफ्ट लिखाता है। अब देखिए नारद स्मृति की बात करते हैं। नारद स्मृति से लेकर जो है किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो हम बताएंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश का दो हो गए, नारद स्मृति से संबंधित भी गुप्त वंश से संबंधित है, और एक और वंश आया था जो कि वायु पुराण। वायु पुराण भी हमारा जो है गुप्त वंश से ही संबंधित है, याद रखिएगा। वंश मतलब गुप्त वंश जानकारी देता है नारद स्मृति और आपका वायु पुराण, इसमें आपको गुप्त वंश की जानकारी आपको मिलेगी। अगर बात करें स्मृति ग्रंथि की बात करें या ग्रंथों की बात करें, में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है, तो मनु स्मृति। पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन है, तो मनु स्मृति। तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन माना जाता है, याद रखिएगा। प्रमाणिक पुस्तक भी माना जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो मनु स्मृति को ही कहा जाता है। मतलब शुंग काल का ही समझो कि ये मानक ग्रंथ है मनु स्मृति। मनु स्मृति प्राचीन, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, सत्यपथ ब्राह्मण में कहा गया है। किसमें कहा गया है, सत्यपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अगर देखा जाए वास्तविक सच देखें तो सच में ये बात तो सत्य है कि आप अगर पति पत्नी हैं, विवाहिक हैं, तो उनके लिए पत्नी अर्धांगिनी ही होती है, आधा हिस्सा माना जाता है। चाहते एनसीईआरटी बता दिया है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, तो आश्वन लायन गृहसूत्र में मिलता है। तो फिर उसमें कितने श्लोक थे, तो शुरू में 8800 श्लोक थे, 18 बोल रहा हूँ, 8800 श्लोक थे, और इसका नाम पहले जय संहिता था, याद रखिएगा। फिर कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि बढ़ा दिया गया। ठीक है, कितने बढ़ा दिए गए, 24,000 श्लोक बढ़ा दिए गए, और बढ़ाने के बाद ये जो है फेमस हो गया, भारत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब भारत के प्रसिद्ध हुआ, अंत में क्या हुआ, 1 लाख श्लोक हो गए, मतलब 24,000 से लेके 1 लाख हो गया। और इसके कारण क्या हुआ, इसे हम साहिग्री संहिता कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, सत्य शाही संहिता कहते हैं, संहिता कहा जाता है, और महाभारत कहा जाने लगा है। तो महाभारत कहा जाने लगा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना है कि ये महाभारत के नाम से फिर शुरू हो गया, शुरू में नहीं था। ये जुड़ते जुड़ते श्लोक जुड़ते ये श्लोक जो है बनते बनते ये महाभारत में कन्वर्ट हुआ। पहले आश्वन लायन गृहसूत्र था, फिर जय संहिता हुआ, जय संहिता के बाद श्लोक इसमें जुड़ा 24,000, फिर 1 लाख हो गया। 1 लाख होने के बाद फिर क्या हुआ कि ये महाभारत कहा जाने लगा। ऐसे सत्यशाही संहिता भी कहा जाता है। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, तो शिलालेखों का अध्ययन से संबंधित है। समझ गए। तो पुरालेख विद्या से अगर पूछे, जो कि हम ऊपर पढ़े थे, पूरा लिपि विद्या पढ़े थे, अब पूरा लेख विद्या पूछ रहा है। तो पूरा लेख का अगर मान लीजिए विद्या लीजिएगा, पूरा लेख का, लेख मतलब आप अभिलेख से संबंधित है,
अभिलेख से संबंधित है मतलब पूरा लेख विद्या जैसे बोले तो शिलालेखों का अध्ययन बोल दीजिएगा। अगर बोल दे कि अभिलेखों का अध्ययन तो भी टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, पूरा विद्या से बात है। पूरा लिपि, लिपि के अध्ययन की बात हो रही है। पूरा लेख विद्या मतलब लिपि के, पूरा लेख मतलब लेख के अध्ययन की बात हो रही है। लिपि मतलब लिपि का। पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। तो आपसे पूछेगा पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक, अन्वेषक के रूप में कौन जाने जानते हैं? तो अन्वेषक के रूप में हम जानते हैं डार्विन को, याद रखिएगा। ये पूछते हैं। अब पूछा है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है, ये हम जानते हैं। किसके नाम से? रेहला के नाम से। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसी में आपसे पूछेगा हेंग सांग, ये सब पढ़ेंगे आगे, हेंग सांग ये सब के बारे में। इब्न बतूता के समय में हेंग सांग ने किस विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। समझिए, बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया, अध्ययन लिया, कहाँ लिया? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन लिया? हेंग सांग लिया। हेंग सांग हर्षवर्धन के समय आया था, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, थोड़ी आवाज़ अगर बाहर आ रही है तो बोलिएगा। आज शुरू करेंगे प्रमुख अभिलेख व शासक। ठीक है, तो प्रमुख अभिलेख व शासक की अगर बात करें तो एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ शासक होंगे। तो हाथी गुफा अभिलेख की अगर बात करें तो कलिंग नरेश खारवेल को याद करेंगे, क्योंकि अगर हाथी गुफा अभिलेख की बात करेंगे तो उस समय जो हाथी गुफा अभिलेख था उस समय राजा जो थे, शासक थे, कलिंग नरेश खारवेल थे। तो खारवेल हाथी गुफा, हाथी के गुफा में वो घुस गए खारवेल जी, तभी तो कलिंग नरेश खारवेल कहलाए, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। आप जानते हैं कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में नाम है, लेकिन कलिंग नरेश खारवेल जो कि हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख की अगर बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं। अब ऐहोल बताइए कहाँ है, हाथी गुफा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में करिएगा। नासिक अभिलेख की अगर बात करें तो गौतमी वलश्री की बात करेंगे, ये भी शासक थे जब नासिक अभिलेख था। ऐहोल अभिलेख के समय पुलकेशिन द्वितीय था। जूनागढ़ अभिलेख के समय रुद्र दामन, दमन ऐसे बोला जाता है, दामन लिख जाता है। ठीक है, तो रुद्र दामन बोला जाता है जूनागढ़ अभिलेख में। अगर पूछे प्रयाग स्तंभ जैसे ही आए समुद्रगुप्त की बात होगी, और इसमें जानते हैं बीना बजाते हुए सिक्के पे इसका पिक्चर था। अगर पूछे मंदसौर अभिलेख की तो मालवा नरेश यशोवर्मन, तो यशोवर्मन से मिलना है या यशोवर्मन के समय पूछे तो आप बताइए मंदसौर अभिलेख बता दिएगा। ग्वालियर अभिलेख, अरे भाई ग्वालियर है तो प्रतिहार नरेश भोज तो होंगे ही, तो भोज जी ग्वालियर अभिलेख से संबंधित हैं। अगर देवपाड़ा की बात करेगा तो बंगाल शासक विजय सेन था। तो विजय सेन जो है देवपाड़ा बोला जाता है, अभिलेख से संबंधित हैं। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख बोले तो स्कंदगुप्त, ऐसे भीतरी बोलिएगा अभिलेख तो स्कंदगुप्त। क्लियर? बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की मिलती है। बौद्ध स्तंभ लेख पढ़िएगा तो उसमें जानकारी मिलेगी शुंग काल का। और भी जानकारी की अगर हम बात करेंगे तो सुनिए, हेंग सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो CU की में किया है। हेंग सांग हर्षवर्धन के समय आया था, याद रखिएगा। और CU की एक पुस्तक है, उसमें ये बताया था अपना यात्रा के बारे में। अगर बात करूं अरब भाषा की पुस्तक एक है किताब उल हिंद, की रचना जो है किसने की थी? तो अल वरूनी ने की थी। किसने की थी? अल वरूनी ने की थी। किसकी? अरबी भाषा पुस्तक की बात कही थी, किताब उल हिंद की। मोरक्को का यात्री जो है इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। लीजिए, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसे? इब्न बतूता का। सोचिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी रहा और तुगलक काल में भी रहा था, जो कि ये दिल्ली का काजी के रूप में ये काम किया था। अब देखिए, मार्क पोलो की बात करते हैं। तो मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्या राज्य के उल्लेख की बात करता है। और बात करें तो पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का पता चलता है। शुंग वंश का बहुत बारे में पता चलता है। बौद्ध से पता चलता है, बौद्ध स्तंभ लेख से पता चलता है, पतंजलि से पता चलता है, वायु पुराण से पता चलता है कि नहीं? याद रखिएगा।
एक तरफ लेख है, एक तरफ समय है, रचना है या यात्री विवरण है। जैसे फाहियान की अगर हम बात करेंगे तो इसका समय काल अगर पूछे तो हमको बताना है 399 से 414 तक बताना है। मतलब 399 से लेके 414 की बात करते हैं, ठीक है। अगर बात करें फाहियान की बात हो रही है तो हम बताएँगे फाहियान की रचना क्या है, तो भारत दशा के विवरण की बात हो रही है। भारत यात्रा जो किया था उसके वृत्तांत की बात करता है, विवरण करता है, ये बात है। और ये चीनी यात्री है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। फाहियान की अगर बात करेंगे हम लोग तो फाहियान में यात्रा विवरण में क्या-क्या किया है, कैसे मिला है, किससे किया है, हम ये बात करेंगे। तो यह प्रथम चीनी यात्री था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। द्वितीय कहिए या विक्रमादित्य कहिए, एक ही है। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम से कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद को देव निर्मित बताया है। मतलब राजमहल को देव निर्मित बताया है। राजप्रसाद मतलब राजमहल को। तो फाहियान तो दोनों में हो गया, चंद्रगुप्त मतलब गुप्त काल में भी और चंद्रगुप्त मौर्य के काल की भी बात करता है। तो ये फाहियान जो है 399 से लेके 414 ईस्वी तक रहा, मतलब बहुत लंबे समय तक रहा। लंबे समय तक रहा मतलब कि चीनी यात्री था, ये प्रथम चीनी यात्री था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या था? प्रथम चीनी यात्री था। और सबसे बड़ी बात कि प्रथम चीनी यात्री के होने की वजह से हम इसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का कहिए, उस समय ये भारत का यात्रा किया था और जो कि गुप्त काल का मतलब कहिए कि गुप्त काल में ही आया था। दूसरी बात कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी इसकी बात कही जाती है, वर्णन करता है इसलिए। और ये याद रखिएगा गुप्त काल में ये कौड़ियों का महत्व बताया था, कौड़ियों के बारे में बताया था, माध्यम बताया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजमहल को देव निर्मित बताया था। हेंगशांग की अगर बात करें तो हेंगशांग हर्षवर्धन के समय आया था, जो कि इसका समय काल पूछे तो 629 से लेकर 645 बता दीजिएगा, मतलब 629 से लेकर 645 बता दीजिएगा। अगर हेंगशांग की रचना की बात करें तो सी यू की संसार के लेख हैं, सी यू की जो कि संसार का लेख है। तो हेंगशांग की अगर रचना की बात करें तो सी यू की बता दीजिएगा। क्लियर हो गए? चलिए ये बात तो हो गया। अगर मैं बात करूँ और क्या बात करूँ तो सुनिए, हेंगशांग जो है सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया, ठीक है। तो हेंगशांग जो है सम्राट किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। तो हेंगशांग हर्षवर्धन, फाहियान चंद्रगुप्त, वे दोनों टिक लगा सकते हैं। हेंगशांग हर्षवर्धन के समय आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। तो हेंगशांग ने हर्ष को कहा शिलादित्य, याद रखिएगा, उपाधि दिया, विभूषित किया। यात्रियों का जो है राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है किसे? हेंगशांग को। तो इसे जो है इसे कौन? हेंगशांग को क्या कहा जाता है? हेंगशांग को कहा जाता है कि राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। कौन सी पुस्तक लिखी? सीयू की लिखी थी। लेखक जो है ये चाइनीज ही है, मतलब चीनी यात्री है, जिसे इति शिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इति शंग बोलते हैं। इति शंग की अगर बात करें, शंग ग है, शंग, ठीक है ना, इति शंग। इसके समय काल पूछे तो 673 से लेकर 675 बता देना है, ठीक है। तो इति शंग की अगर बात करें तो इसका अगर समय पूछे तो 673 से लेकर 675 बताना है। इसकी रचना बोले तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा बता देना है। तो प्रथम बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा बताया जाए तो हम बताएंगे कौन लिखा है? तो इति शंग ने लिखा है। कौन है? चीनी यात्री है ये भी। इसका समय काल 673 से 675 बताया जाता है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, अध्ययन करता कहिए जो कह सकते हैं आप। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था कौन? इति शंग, जो कि चीनी बौद्ध यात्री था। इसका पुस्तक पूछे तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा बता दीजिएगा। अगर मैं पाषाण काल की बात करूं, किसकी? पाषाण काल की। पाषाण काल की अगर बात करें तो पाषाण काल 3 रूप में बांटा गया है, जिसे हम स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे प्रागैतिहासिक काल बांटे, प्रागैतिहासिक काल बांटे, एक ऐतिहासिक काल बांटे, 3 को बांटे प्राचीन को। अब हम पाषाण में ही 3 होगा, पाषाण को ही स्टोन एज बोला जाता है। उसका भी 3 होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, भूलिएगा मत, ठीक है। तो पाषाण काल में हम पूरा पाषाण काल की अगर बात करें
और मध्यपाषाण की बात करेंगे और नवपाषाण की बात करेंगे। पुरापाषाण को पैलियोलिथिक एज बोला जाता है। आप जैसे पैलियोलिथिक बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद होनी चाहिए मतलब है। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना सुन लेना है कि क्वेश्चन मिले तो टिक लगाना है। जब ज्ञान ही लेना है तो फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कीजिए, सही बात बता रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान अलग है और एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तरीके अलग हैं, तो वो ही मैं अपनाता हूँ। वन लाइनर इसलिए एमसीक्यू इसलिए चलाता हूँ जिसमें त्रुटि आपको दिखता है ना कभी-कभी कि आप अच्छे से उच्चारण नहीं, तो ये मैं जानता हूँ। बेसिक नॉलेज की अगर बात करें तो मैं ऑफ़लाइन जो पढ़ा रहा हूँ जल्दी ऑनलाइन आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऑफ़लाइन में थोड़ा आसान है। और मध्यपाषाण को मेसोलिथिक बोल दीजिए, तो मेसोलिथिक मध्यपाषाण को, तो नीसोलिथिक नवपाषाण, मीसो माने एम माने मध्य, एम माने मध्य हो गया ना, तो मेसोलिथिक। पूरा माने पी से प्राचीन, तो पी से पुराना। पुरापाषाण काल को हम बोलते हैं 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक बात करते हैं। ठीक है, तो 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक बात करेंगे। अगर 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व की बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व की बात करेंगे। तो अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व याद रखेंगे। मेसोलिथिक को 9000 से 4000 बोलते हैं ईसा पूर्व। अगर बात करें ईसा पूर्व, ठीक है, अगर नीसोलिथिक का 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की बात करेंगे। लेकिन पुरापाषाण काल में भी 3 भाग में बँटा हुआ है, समझ गए? जिसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। देखिए, मध्य पुरापाषाण काल में अगर देखा जाए तो 26 से 50,000 ईसा पूर्व को निम्न पुरापाषाण काल बोलते हैं, जिसमें हम लोग बहुत कम रेयर जानते हैं। और मध्यपाषाण काल में थोड़ा-सा जानते हैं, हम लोग जानकारी लेते हैं, जिसमें 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व बोला जाता है। और उच्च पुरापाषाण काल को हम 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पाषाण युगनी अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या कहा जाता है, पाषाण युगनी अनुसंधान कहा जाता है। इसका आरंभ करने का श्रेय जाता है, पूरा पाषाण युगनी अनुसंधान अगर शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाएगा, क्योंकि इन्हीं को श्रेय जाता है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाएगा, तो मानव इतिहास का जैसे ही प्रारंभ की बात होगी, शुरुआत की, तो पुरापाषाण काल टिक लगाएंगे, क्योंकि यही बात तो सत्य है, पुरापाषाण काल से ही तो है। वही पुरापाषाण काल में 3 भाग में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और पुरापाषाण काल, ऐसे बांटे गए हैं, है कि नहीं? चलिए, मतलब न्यू पुरापाषाण काल भी बोल सकते हैं। प्राचीन इतिहास के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो हम बताएंगे पत्थर का, स्टोन का, इसलिए स्टोन काल बोला जाता था। उस समय जितने भी हथियार होते थे वो स्टोन के बने होते थे। और अगर मैं बात करूं कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो जम्बू द्वीप का खंड था। तो जब हमारा प्राचीन भारत था ना, उस समय भौगोलिक के रूप में अगर देखें तो हमारा भारतवर्ष जम्बू द्वीप का हिस्सा माना जाता है, जम्बू द्वीप का खंड माना जाता है। और जानते हैं सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणियों जो होमो सेपियंस बोलते हैं से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे समानतः किस रूप में जाना जाता है, तो पिथेकैंथ्रोपस बोला जाता है, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो हैं, जिसे हम होमो सेपियन बोलते हैं, जो कि हमारे प्रजाति का रूप बोलते हैं, ये प्रजाति रूप से भिन्न थे, उसका नाम बताइए किस रूप में थे, तो पिथेकैंथ्रोपस थे। तो देखिए होमो सेपियन हम लोग थे, एक और थे प्रजाति जो कि अलग होते थे, मानवीय के सदृश के रूप में हम मानते हैं, तो पिथेकैंथ्रोपस थे, याद रखना है। और अगर और भी बात करें तो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो हथनौरा से प्राप्त होता है, जो कि नर्मदा घाटी देखे होंगे, नर्मदा नदी देखे होंगे, जो कि एमपी में है ना, ये बात कही गई है, पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो हम बताएंगे मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि पाषाण संस्कृति से लेकर
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं वो पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो कौन से पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बताएंगे मेहरगढ़ से। अगर पूछते आपसे कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता पाषाण काल, स्टोन काल से लेकर पाषाण काल की अगर बात करें, सभ्यता की बात करें, तो कहाँ इसकी बात मिलती है, किस स्थल से मिलती है, कौन से पुरा स्थल से? तो हम बताएंगे मेहरगढ़ के पुरा स्थल से मिलती है। ये क्लियर हो गए। और भी बात करते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य बताइए किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत मतलब हल चलाया हुआ खेत जिसमें फसल उगाया जाता है, उसका मिला है हमारा हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा से संबंधित है, वहां आपको मिला है। क्योंकि कालीबंगा कहाँ? राजस्थान। पहले राजस्थान भी हरी भरी थी, अभी भी है, कुछ हिस्से में ही राजस्थान उड़ चुके हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का। इसलिए कहा जाता है कांस्य युग कहा जाता है, तांबे का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। ताम्र युग भी कहते हैं। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग किया। अगर मैं बात करूं, देखिए कांसा युग कहा जाता है, ताम्र युग कहा जाता है, तो ये सब भी मैं बताऊंगा, बस वेट एंड वॉच करें। जैसे कांसा युग कहा गया, तो देखिए कभी कभी तांबा युग के जगह पे कांसा युग पहले दे देता है, बाद में ताम्र युग देता है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बात करते हैं बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की अगर बात करें, बृहद पाषाण स्मारक जो होते थे बड़े बड़े, वो क्यों होते थे? क्योंकि जो मर जाते थे उनको दफनाने के लिए वो स्थान के रूप में चुना गया था। तो इसलिए गुफाओं में जाते हैं तो समझिए कि सब गुफाएं में जरूरी नहीं कि दफनाया जाता था, पहले होता था। देखिए प्राचीनतम स्थलीय जीवन के प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगर ये बात है तो चलिए हम बताते हैं। प्रस्तर युग जिसे स्टोन एज बोलते हैं कि लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो हम बताएंगे कुत्ता। क्या था? कुत्ता। ये हो गया क्लियर। तो याद रखिएगा प्रस्तर युग जिसे स्टोन एज बोलते हैं, जिसे स्टोन एज बोला जाता है, वो प्रथम घरेलू पशु थे। तो आपसे पूछेगा स्टोन एज के लोगों के पास घरेलू क्या थे, कौन से जानवर थे, कौन से एनिमल? तो कुत्ता होते थे, ये बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, उत्खनित जब उत्खनन किया जाता था उस समय उसके प्रमाण के अनुसार क्या हुआ कि पशुपालन का प्रारंभ जो है किस काल में माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल में माना जाता है। मध्य पाषाण मतलब पाषाण काल का ही जो सेकंड आता है बीच वाला, मेसोलिथिक बोलते हैं, उसी को मध्य पाषाण काल बोला जाता है। तो उसी काल में पशुपालन प्रारंभ बताया जाता है। अगर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आदमगढ़ से मिलते हैं। आदमगढ़ बोलते हैं, यहाँ पे हा कभी कभी मगढ़ दे देता है, तो आदमगढ़ बोलिएगा, आदमखोर नहीं, आदमगढ़। तो याद रखिएगा मध्य पाषाण मतलब जिसे मेसोलिथिक बोलते हैं काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आदमगढ़ से मिलते हैं। ये साक्ष्य आपको मिलेगा पशुपालन के प्राचीनतम, अगर पशुपालन का साक्ष्य की बात करेगा तो हम बोलेंगे आदमगढ़ से। कब? मध्य पाषाण काल में, जिसे मेसोलिथिक काल भी बोला जाता है, पीरियड भी बोला जाता है। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में जो है प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में हुई थी, जिसे न्यूलिथिक बोला जाता है, ठीक है। निशोलिथिक बोल दीजिए, ठीक है। न्यूलिथिक मैं बोलता हूँ इसलिए तोड़ने के लिए कि न्यू नया, नव हो गया ना, तो निशोलिथिक पाषाण काल होते हैं। और ये जो है इस समय क्या हुआ था? कृषि का सर्वप्रथम काल माना जाता है, कृषि का शुरुआत हुआ था, ये बोल सकते हैं। और बात करूं तो मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? तो जौ। जौ जो है मानव द्वारा लाया गया, प्रयोग किया गया, प्रथम है मानव द्वारा, समझ गए। अब बात करते हैं और चाल्कोलिथिक युग जिसे चाल्कोलिथिक एज ही बोला जाता है को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो यही ताम्र पाषाण युग कहते हैं, जिसे कॉपर एज कहा जाता है। समझ गए? आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो चाल्कोलिथिक, चाल्को माने कॉपर, सी से अच्छा से याद रखिएगा। तो चाल्कोलिथिक एज कॉपर एज कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग कहा जाता है, तांबा युग कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के संलग्न है? कार्यालय है, मतलब कार्यालय मतलब होता है कि किसके
अंतर्गत आता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण? तो हम पढ़े थे, संस्कृति मंत्रालय के तहत आया था, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टोन एज के बारे में हम पढ़ लिए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे बता देता हूँ, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, जो कि प्रथम साक्ष्य है। स्थल और राज्य की बात करते हैं तो जैसे इनाम गाँव, ये बहुत ही ताम्रपाषाण काल में बहुत ही फेमस स्थल था, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इनाम गाँव जो था वो महाराष्ट्र में है। और क्यों ये फेमस है इनाम गाँव? तो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले थे। तो इनाम गाँव में जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पता है इसलिए फेमस था। और ये किस काल की मानी जाती है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल की मानी जाती है। ठीक है, जिसे ताम्रपाषाण को क्या कहते हैं? कॉपर एज भी बोला जाता है, और इसे चालोलिथिक एज भी बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। और इनाम गाँव क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पे कच्ची मिट्टी का मकान मिला था, गोलाकार गड्ढे का मकान मिला है। ये सब याद रखना है। अब एक और है दायमावाद। दायमावाद जो है वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ताम्रपाषाण काल का स्थल है, याद रखिएगा। इसमें कलश शवाधान, कलश का जो शव होता है, शव का जो है कलश में डाला जाता है शवाधान, तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। तथा कलश जो होते थे जिसमें अपने परिवार को जलाकर जो डाला जाता था, रखा जाता था, उसको जमीन में घर में ही गाड़ दिया जाते थे। ये सबसे बड़ा ताम्र जो है पाषाणिक स्थल माना जाता है दायमावाद। दायमावाद जो है ताम्र पाषाण काल के समय का सबसे बड़ा माना जाता है स्थल। ये ध्यान रखिएगा, कॉपर एज का दायमावाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गाँव कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गाँव में कच्ची मिट्टी मिला था, याद रखिए, मकान मिला था कच्ची मिट्टी का। दायमावाद में डायरेक्ट आपसे पूछे तो कलश का जो है कलश में रखा हुआ शव मिला है, जो कि घर में ही दबाया रहता था। अब देखिए नवदा टोली क्या है? तो ये नवदा टोली जो है स्थल, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में था तो ये क्यों था और किस समय का काल का था? तो ये हम बताएंगे कॉपर एज का था, जिसे ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी बोलते हैं। उस समय का नवदा टोली था, जो कि इसका उत्खनन जो है HD शांगलिया द्वारा किया गया था, और चित्रित काले मृत भांड के प्रमाण मिले हैं। तो आपसे पूछेगा कि चित्रित काले मृत भांड का अगर प्रमाण, मृत भांड मतलब घड़ी जैसा होता था, उस पर पिक्चर बनाए रहते थे, याद रखिएगा। तो मृत भांड के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के नवादा टोली से मिले हैं, याद रखिएगा। नवादा टोली जो स्थल है वो किस समय का काल का बताता है? तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल की बात करता है। उस समय वहाँ ताम्रपाषाण काल के में ये सब मिले थे, उत्खनन हुआ था नवदा टोली में, जो MP में है। अब देखिए नेवासा, नेवासा जो है कहाँ है? महाराष्ट्र का स्थल। नेवासा स्थल जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। जो कि पटसन का प्रथम साक्ष्य मिलता है। लाल तल पर काली डिजाइन वाली चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी मिलते हैं। कहाँ मिला है? नेवासा में। अगर बोले ताम्रबती, ताम्रबती कहाँ है? तो राजस्थान में। बती जी राजस्थान में चले जाइए। तो ताम्रबती अगर स्थल पूछे तो राजस्थान टिक लगा के आइएगा। ये ताम्रपाषाण कालीन का ही स्थल माना जाता है, जो कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है भाई? ताम्रबती जो राजस्थान में, वहाँ से, तो यहाँ से काले मित्र भांड सफेद रेखीय चित्रों से सजे मिले हैं। मतलब यहाँ पे काले मित्र भांड मिले हैं। अगर चित्रित काले मित्र भांड कहाँ मिले हैं बताइए? तो हम बताएंगे ये भी नवादा टोला से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है। राजस्थान से भी मिला है। क्या मिला है? काले मृतभांड मिले हैं, जो कि सफेद रेखीय चित्र के होते हैं। सफेद रेखीय चित्र से सजाए गए हैं। रेखीय जो चित्र होते थे वो सफेद से सजाए जाते थे, याद रखिए। और खाली काले मृतभांड का प्रमाण हम बताएंगे नेवासा। अब देखिए नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने की थी। किसने किए थे? लुबाका जी किए थे। लुबाका कब किए थे? 1865 में। बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो हम बताएंगे जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल जी थे। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर बात करें, उसके प्रथम महानिदेशक पूछे तो बताएंगे जॉन मार्शल जी को, जिसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बता दीजिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहते हैं? आर्कोलॉजी भी बोल सकते हैं, आर्कोलॉजी बोलिए तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? कनिंघम जी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे और पूछे तो बताइएगा, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग शिलाश्रय
से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से, मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका वहां से हुआ है। तो याद रखिए, भारत के पूछेगा किस आरंभिक पुरापाषाण युग में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, कौन से पहाड़ के अंदर या पहाड़ के स्टोन पे चित्र बनाए गए हैं, वो कहाँ मिले हैं, तो भीमबेटका से मिलेंगे। बस शिलाश्रय मतलब वही होते हैं, शिला मतलब पत्थरों पे, याद रखना है। कुंभकारी, जिसे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कहते हैं कुंभकारी, जिसे हम मिट्टी के बर्तन बनाने के काल कहे जाते हैं। सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त है, तो नवपाषाण काल से प्राप्त होता है, जिसे हम नियोलिथिक बोलते हैं, नियोलिथिक बोलते हैं। आप जिस शब्द में आपको याद हो जाए, नव मतलब न्यू, और पाषाण माने स्टोन, और काल माने पीरियड, तो हुआ ना न्यू स्टोन काल बोलते हैं, तो लिथिक काल बोल दीजिए, आपसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुंभकारी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का काल पूछे तो हम नवपाषाण लगा के चलाएंगे। पेवल उपकरण, पेवल टूल्स बोलिए, पेवल उपकरण बोलिए, किस काल से संबंधित है, तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। देखिए, पेवल उपकरण जो है निम्न पाषाण काल से क्यों है, क्योंकि इसमें निम्न पाषाण काल में जो है बहुत शुरुआती दौर बोला जाता है। निम्न पुरापाषाण काल का बात अगर करें तो सबसे पहले पाषाण काल में 3 भागों में बढ़ता है पुरापाषाण काल, जिसमें से पाषाण काल तो 3 भाग में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तो हम जान गए। जिसमें पुरापाषाण काल भी 3 में, निम्न पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और एक पाषाण काल, मतलब पुरापाषाण काल के रूप में बढ़ता है। ठीक है, जिसमें से हम बताते हैं निम्न पुरापाषाण में, जो कि सबसे शुरुआती दौर होता है, उसी समय बोला जाता है कि पेवल उपकरण, जिसे टूल बोलते हैं, उस समय निम्न पुरापाषाण काल का युग हुआ था। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे थे, कुछ थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है, तो हम बताएंगे निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। आप देखिए, तम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। आहार मतलब भोजन करने वाला, आहार जिसे जीवन यापन करने की बात कही है, इससे तो आहार संस्कृति से ताम्बवती बोलिएगा तो आहार संस्कृति से संबंधित है। अगर पूछे माइक्रोलिथिक औजार, तो माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है, तो मध्यपाषाण काल से। देखिए, पुरापाषाण काल में बड़े बड़े हथियार बनते थे स्टोन के, याद रखिएगा, क्योंकि एकदम शुरुआती दौर थे, सीख रहे थे, तो बड़े बड़े हथियार बन रहे थे। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे हथियार का भी इस्तेमाल करने लगे थे। कब करते थे, मध्यपाषाण काल में करते थे। ज़्यादा जानकारी अगर लेना है तो मैं पढ़ाऊंगा उसका स्पेशली, लेकिन अभी ज़्यादा जानकारी लेना ही नहीं है, आपका एग्जाम नजदीक है, क्रैक करना है बस। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, तो निम्न पुरापाषाण काल से ही संबंधित है, ये भी जान लीजिए, तो निम्न पुरापाषाण से ही संबंधित है। बेलन घाटी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछे मानव के आखेट की बात करते हैं, हंटर की बात करते हैं, और खाद्य संग्रह की बात करते हैं, फूड गैदर की बात करिए, की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है, तो पुरापाषाण काल से। अब भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं, तो हम बताएंगे महदहा और सराय नाहर राय था। याद रखिए, सराय नाहर राय करके एक क्षेत्र है, वहाँ पे पता चलता है किसके बारे में, मध्यपाषाण कालीन के स्थल के बारे में, जो कि भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। अगर बात करूँ और भी जानकारी, यहाँ पे भूल गया मैंने बताना, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर दफनाते थे। मृतकों को घर के फर्श के नीचे, घर के जो फर्श होते थे उसी के नीचे दफना दिए जाते थे, इधर नॉर्थ एंड साउथ की तरफ करके। अगर बात करें आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। देखिए, प्रादुर्भाव कहने का मतलब है कि आधुनिक मानव जो होमोसेपियन है, इसका जो पूर्णतः जो कहिए विकास कहिए, जो कह सकते हैं, मतलब हम लोग समझे तो हम बताएंगे उच्च पुरापाषाण काल में। देखिए, उच्च पुरापाषाण काल जो है, मैंने बार-बार इसकी जगह पे खाली पुरापाषाण काल पढ़ा है। जैसे बता देता हूँ, पाषाण काल में जो पुरापाषाण काल है उसको 3 भाग में बांटा गया, निम्न, मध्य और पुरापाषाण काल, जिसे मैं शुरू से बोलते आ रहा है, उसी को बोलते हैं उच्च पाषाण काल, जो कि तीसरे नंबर का है। तो आगे तो निम्न पाषाण काल, फिर होगा मध्य पाषाण काल, जिसमें उच्च पाषाण काल, जिसमें मानव पूर्णतः जो है कुछ पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगता है। क्वार्टर जाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, क्या बोलते हैं, जेस्पर, चर्ट, ठीक है, चरट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए, तो मध्यपाषाण काल में ही। समझ गए, जेस्पर, ये सब। अग्नि का उपयोग जो है बताइए
करना जो है मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा, तो हम बताएंगे नवपाषाण काल में। अब देखिए आग की बात हो रही है, पूरा पाषाण काल में इस समय नहीं था, वो सब मार के खाता था, है ना। तो अग्नि का बात करेगा तो नवपाषाण बताएंगे, कृषि की बात करेगा तो नवपाषाण लगा दीजिएगा। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला, तो शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। देखिए उस समय जो है शिवालिक से मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़ से। जैसे प्राचीनतम साक्ष्य बोले और में कृषि से संबंधित बोले, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा, तो मेहरगढ़ टिक लगा दीजिएगा, वहीं से मिलता है। और कृषि की बात हो गई, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मेहरगढ़ से। तो कपास जहाँ कृषि होगा वहाँ ही तो कपास होगा, कपास एक फसल है, तो भाई मेहरगढ़ से ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है, तो हम बताएंगे भारत का जो है प्रसिद्ध स्थल था, जो कि एक महादहा लिखा था। ठीक है, एक स्थल था, एक था सराय नहार राय। यहाँ से आपको क्या मिला है, हड्डी निर्मित उपकरण, मतलब हड्डी का टूल बनाया हुआ, मतलब हड्डी से भी बना हुआ है हथियार। ठीक है, गौरिक मृतभांड पात्र का नामकरण जो है कहाँ से हुआ, हस्तिनापुर से हुआ था। मृतभांड का नाम सुने होंगे, गौरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर महाभारत का समय का काल का बोला जाता है, हस्तिनापुर। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो और सुत्तकार गेंडोर, ठीक है, गेंडोर, हड़प्पा और कोटदीजी वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे अब जो है नवपाषाण स्थल हम बताएंगे, जैसे हम पूरा पाषाण स्थल पढ़े उसी तरह नवपाषाण का स्थल का नाम पढ़ेंगे। जैसे में बुर्ज होम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि नवपाषाण कालीन स्थल जो बुर्ज होम है वो है कहाँ, हम बताएंगे कश्मीर में। इसका जो बुर्ज होम है वो क्यों फेमस है, तो कब्रों के मालिक के साथ जो है कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब कब्र में जो मालिक है, मालिक के साथ जो कुत्ते होते थे वो दफनाए जाते थे, समझ गए। तो बुर्ज होम इसलिए फेमस है, और है कहाँ, कश्मीर में। ये नवपाषाण कालीन स्थल भी बोला जाता है। अब जैसे गुफ है ना, गुफ कराल, गुफ कराल मतलब गुफा के कराल, ऐसे बोलिएगा। तो गुफ कराल भी कहाँ है, कश्मीर में है। और ये कौन से काल का है, नवपाषाण कालीन स्थल माना जाता है। इसमें क्या है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण जो है, सिलबट्टा या कहिए हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब हड्डी से निर्मित जो सुई बनते थे उस समय वो प्राप्त हुए हैं। सिलबट्टा एक होते थे, सीने के लिए होता था सिलबट्टा, समझ गए। धूसर मृतभांड होते थे, मतलब मिट्टी का बना हुआ होता था, मृद मन मिट्टी होता है, भांड होता मतलब घड़ा टाइप का होता था, उस पे याद रखिएगा। औजार मिले हैं, हड्डी के औजार मिले हैं, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ, गुफ कराल में, जो कि कहाँ है, कश्मीर में। तो सोचिए कश्मीर में उस समय कृषि और पशुपालन होते थे। ठीक है, और भी अगर बात करें मेहरगढ़ की बात करें, मेहरगढ़ की बात करेंगे तो ये बताइए पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। और ये नवपाषाण काल का स्थल माना जाता है, मतलब नेशोलॉथिक पीरियड बोलिए, उस समय की बात है। इस समय क्या होते थे, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण है। मतलब समझिए खेती के प्रमाण होते थे, जैसे चावल का नहीं होता है अलग अलग, ठीक है, उसी तरह गेहूं का भी होता था। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थलीय जीवन के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि प्राचीनतम स्थलीय जीवन जब जीते थे उस समय के साक्ष्य मिले हैं। आयताकार ईंटें मिले हैं, वहाँ कच्ची ईंटें मिले हैं, उसके मकान मतलब मिले हैं, समझ गए। कहाँ, मेहरगढ़ में। और है कहाँ ये, पाकिस्तान में। सोचिए पाकिस्तान में 3 तरह के गेहूं के होते थे पहले, सोचिए मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान में अभी। महदहा, महदहा जो है ये उत्तर प्रदेश का नवपाषाण काल में जो है स्थल था, में पड़ता है। इसमें क्या होता था कि मिला था क्या, तो गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले थे। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के सभी साक्ष्य भी मिले थे। पशुबाड़ा जो होते थे बनाए पशु के लिए, याद रखिएगा, वो भी साक्ष्य मिले थे, मतलब रहने के लिए कहीं। जौ की खेती तो होती ही थी, धान के प्रमाण भी मिले थे, गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण मिले थे। गोलाकार झोपड़ी होते थे उस समय। महदशा, ये उत्तर प्रदेश का। अब देखिए कोल्डी हवा, कोल्डी हवा भी हमारा जो है नवपाषाण का स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है, समझ गए।
ये साक्ष्य माना गया है कि सबसे प्राचीन साक्ष्य है धान की खेती के प्रमाण के रूप में। अगर बात, ठीक है, संगन कल्लू, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। कल्लू कहाँ है? कर्नाटक में। तो संगन कल्लू जो है नापाषाण का एक स्थल मानिए, ठीक है, मानना ही है। और यहाँ क्या होते थे? राख के टीले मिले थे। राख के टीले, राख का बना हुआ टीला प्राप्त हुआ था, जो कि बेल्लारी जिले में अवस्थित है। जो कि कहाँ है? बेल्लारी जिले में। बेल्लारी कहाँ है? कर्नाटक में। तो याद रखिए संगन कल्लू जो है नापाषाण का काल था। उस समय राख के टीले मिले थे। ये पूछेगा कहाँ मिले थे राख के टीले, तो हम बताएंगे संगन कल्लू, जो कि नापाषाण काल के स्थल के रूप में जाना जाता है। एक है पिक लिहर। पिक लिहर जो है ये भी कर्नाटक का स्थान पे है, कर्नाटक में है पिक लिहर, जो कि नापाषाण काल का ही माना जाता है। इस समय भी राख के ढेर मिले थे और निवास स्थल भी मिले थे, उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। मतलब संगन कल्लू में भी राख के टीले मिले थे, बेल्लारी जिले में अवस्थित है, याद रखिएगा। और ये राख के ढेर तो मिले थे, निवास स्थल भी माना गया था इसको, कर्नाटक का जो क्षेत्र में पिक लिहर है। चोपानी मांडो, ये भी नापाषाण का स्थल है। चोपानी मांडो, जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां होती थी, मधुमक्खी के जैसी छत जैसी झोपड़ी होती थी। ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण होते थे। हस्त निर्मित मृत भांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे, मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन भी आपको वहां प्राप्त हुए थे। हाथ से निर्मित सूक्ष्म मृत भांड, सूक्ष्म पाषाण मतलब माइक्रो, छोटा छोटा वाला स्टोन आपको वहां मिले थे, ज्यामिति आकार का। याद रखिए ये भी उत्तर प्रदेश में है। कौन? चोपानी मांडो, ये भी है सिंपली। और भी बात कर लेते हैं। सारू तारू, सारू तारू अगर पूछे तो ये असम का है, याद रखना है। तो सारू तारू जो है कहाँ का है? असम का है। और असम का है तो चलिए, गुवाहाटी के समीप उत्खनन में जो है आदिम कुल्हाड़ी, मतलब आदिम कुल्हाड़ी, बहुत पुराने समय का कुल्हाड़ी और चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए हैं। समझ गए? कहाँ प्राप्त हुए? सारू तारू में। सारू तारू कहाँ है? असम में। और सारू तारू क्या था? नापाषाण जो है स्थल, जहाँ पे नापाषाण का वस्तु मिला है उसकी बात करता है। याद रखना है, हर ढंग से मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप याद रखिए सारू तारू। सारू तारू मतलब ससर जाओ, कहाँ ससर जाओ? उत्तराखंड, मतलब गुवाहाटी चले जाओ, गुवाहाटी में समीप पे जाओ, उत्खनन होगा, वहाँ पे आदमी का कुल्हाड़ा मिलेगा। सोचिए, चित्रित मृत भांड मतलब मिट्टी का बना हुआ बर्तन पे चित्र बनाया हुआ, ये मिलेगा, जो कि असम में है। चिरांद है, चिरांद क्या है? जो कि बिहार में है। चिरांद ये भी नापाषाण काल का समय का स्थल है। चिरांद, इसमें क्या हुआ था कि बिहार में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोचिए चिरांद में, जो बिहार में है, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होते थे। हिरणों के सींग से बनते थे बिहार में। सोचिए क्या औजार बनाए जाते थे। दाओ जली, दाओ जली जो है असम में है। जैसे हमारा सारू तारू है उसी तरह दाओ जली है, लेकिन यहाँ कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सोचिए, तो ये सब जो है नापाषाण का जो स्थल है। चलिए आज इसको हम खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हड़प्पा सप्ताह से चलेंगे और उसमें महामैराथन लाएंगे। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं कैसा लगा, उसी तरह कंटिन्यू लाएंगे।